हेलो स्टूडेंट, आज के सेगमेंट में हम अपना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस सेगमेंट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन, टू पार्ट्स, माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ आप पढ़ ही चुके हैं, बकल कैविटी विच इज आल्सो सेड टू बी ओरल कैविटी, उसके अंदर हमने टंग और टीथ डिस्कस कर लिया था। फंक्शंस भी क्लियर होंगे होप सो आपको कि टीथ इज द मैस्टिकेटरी ऑर्गन विच हेल्प इन चर्निंग, और टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है डेंटल फॉर्मूला, डेंटिशन कैसी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट डू मीन बाय टूथ डिके और डेंटल कैरीज। नेक्स्ट कम ओवर सैलिवरी ग्लैंड। जो बकल कैविटी है, जो माउथ है, ओपन इनटू बकल कैविटी, एंड बकल कैविटी के अंदर हम तीन मेजर पार्ट पढ़ते हैं, टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। तो क्या होते हैं सैलिवरी ग्लैंड, नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा। तो हाउ many numbers of salivary gland is present in buccal cavity. So next come over salivary gland. Salivary gland. Salivary glands are exocrine glands हम कह सकते हैं, और कितने होते हैं टोटल? 3 in numbers. 3 in numbers. कौन कौन से होते हैं? Not in your syllabus but important for NTSC point of view. 3 in numbers and these are parotid gland, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल। अभी आप ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से इसकी नेमिंग की गई है। पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, नॉट इन योर सिलेबस, इट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, दिस इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। हम मेजर फोकस करेंगे बेटा लोकेशन के ऊपर कि कहां पे लोकेटेड होते हैं ये ग्लैंड। तो दिस पैरोटिड ग्लैंड इज लोकेटेड बिसाइड आवर ईयर, ईयर के पीछे होते हैं, बिसाइड ईयर्स, एंड दे ऑल सैलिवरी ग्लैंड ओपन इनटू ओरल कैविटी और बकल कैविटी। सब मैक्सिला, सब का मतलब नीचे, मैक्सिला का मतलब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, अपर एंड लोअर जॉ, लोअर जॉ के बेस में खुलते हैं, बीनीथ द या एंगल ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। पोजीशन बता रही हूं मैं इन सारी ग्लैंड्स की कहां कहां होती है। सब लिंगुअल, सब का मतलब नीचे, लिंगुआ टर्म यूज फॉर टंग, बीनीथ द टंग, बीनीथ द टंग। तो हाउ मेनी सैलिवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन बकल कैविटी? 3 in number। सिर्फ वही बच्चे इसके ऊपर फोकस करेंगे जो कंपटीशन या आगे इसको कंटिन्यू, अदरवाइज आप जस्ट सिंपली याद रखें कि सैलिवरी ग्लैंड कितने होते हैं, 3 in number होते हैं। कहाँ ओपन होते हैं? ओरल कैविटी में। और क्या रिलीज करते हैं? तो दीज सैलिवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा, रिलीज सलाइवा। एंड व्हाट इज सलाइवा एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा हियर? तो अप्रोक्सीमेट 1 to 1.5 लीटर सलाइवा रिलीज पर डे। पर डे हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है वो कितना सलाइवा रिलीज करती है? 1 to 1.5 लीटर। एंड दिस सलाइवा कंप्राइजेज ऑफ वाटर, किस किस से मिलके बनी होती है? वाटर, मेजर वाटर होता है बेटा सलाइवा, आपने देखा ही है, एंड सर्टेन आयंस, लाइसोजाइम एंड अनदर एंजाइम व्हिच इज सेड टू बी टाइली और सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम। क्या क्या रोल होता है इनका, तो ध्यान से देखें आप। वाटर, वाटर का मेन काम क्या है बेटा? एक तो ल्यूब्रिकेशन देना, जो हम चर्न कर रहे हैं फूड, जो मैस्टिकेट हो रहा है फूड, उसकी ल्यूब्रिकेशन के लिए वाटर कौन प्रोवाइड करता है? सलाइवा। सेकेंड, आयन एंड लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आर बैक्टीरियासाइडल एंजाइम, जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। सपोज आपने फूड इंजेस्ट किया, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया है, कुछ एंटीजेंस है, पैथोजेंस है, उसकी किलिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लाइसोजाइम। And most important, it consists of salivary amylase enzyme which help in digestion of starch। मतलब
अपने माउथ में सबसे पहले डाइजेशन किसकी शुरू होती है? स्टार्च की। देयर इज नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, देयर इज नो डाइजेशन ऑफ फैट, बिकॉज देयर इज नो एंजाइम एट ऑल प्रेजेंट इन सलाइवा। तो वाटर एंड आयन help in lubrication, whereas lysozyme are bactericidal enzyme which kill bacteria in ingested food. In ingested food, जो आपने खाना खाया यदि वो स्टेल है, उसमें कोई बैक्टीरिया एंट्री होती है तो उसकी किलिंग कौन करता है? लाइसोजाइम। आपने देखा भी होगा कि कई बार चोट लग जाती है तो हम यदि इसके ऊपर सलाइवा स्प्रेड कर लें तो बहुत तेजी से हीलिंग होती है। इट बिहेव एज अ बैक्टीरिसाइडल टेंडेंसी, एंटीसेप्टिक टेंडेंसी होती है इसकी, कि ये बिल्कुल वहां से बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस को क्या कर देता है? किल कर देता है, एक ग्रोथ नहीं होने देता। तो एंड सलिवरी एमाइलेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो अप्रोक्सीमेट 30% स्टार्च डाइजेस्टेड इन माउथ। ध्यान से देखें आप, इसमें क्या बताया मैंने कि जैसे आप च्यूइंग करते हैं फूड की तो हमें थोड़ी देर के बाद स्वीट टेस्ट आता है, क्योंकि स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? शुगर में। तो हेयर स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सलिवरी एमाइलेज, एंड दिस सलिवरी एमाइलेज इज द मेजर एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन सलाइवा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा हेयर? तो यहाँ पे फंक्शन लिख लें, फंक्शन ऑफ सलाइवा, फंक्शन ऑफ सलाइवा। फर्स्ट, it moisten the ingested food. Second, it help in swallowing, or we use also term deglutition. Deglutition का मतलब खाने का निगलना। जितना बेटर सलाइवा होगा उतना ही हमें swallowing इजी होगी। एंड थर्ड, lysozyme kill bacteria in ingested food, and most important function of salivary amylase is digestion of starch begin in mouth under the influence of salivary amylase. Digestion of starch. What percentage of starch? 30%. In mouth, just digestion of starch take place. Now come over third digestive organ, which is said to be pharynx. क्या होता है pharynx? आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो उसकी मैकेनिकल चर्निंग, जो मैस्टिकेशन है फूड की, वो कौन कर रहा है बेटा? टिथ कर रहा है। एंड व्हेन टिथ masticate the food and it mixes with saliva, then it convert into bolus. किसमें कन्वर्ट हो चुका है बेटा? बोलस में। जब फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, मैस्टिकेटेड फूड बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और जिसमें स्टार्च की डाइजेशन बिगेन शुरू हो चुकी है, उस फूड को हम क्या बोलते हैं? बोलस। नाउ दिस बोलस एंटर इनटू फेरिंग्स। तो नाउ कम ओवर फेरिंग्स। क्या होते हैं फेरिंग्स? तो फेरिंग्स इज फनल शेप्ड organ associated with both digestive as well as respiratory system. कैसे होती है बेटा? इसके लिए मैं आपको सिंपली सा समझाती हूँ कि कैसे ये दोनों सिस्टम से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगी कि ऐसा कुछ ऑर्गन है ये फेरिंग्स। इस फेरिंग्स में दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फर्स्ट ओपनिंग एंड अनदर ओपनिंग। ध्यान से सुने। यहाँ पे था ओरल कैविटी विच इज सेड टू बी बकल कैविटी। यहाँ पे फूड आ चुका है, ये
दिस फूड इज सेड टू बी इंजेस्टेड फूड व्हेन मिक्स विद सलाइवा इज सेड टू बी बोलस। इस बोलस को आगे ट्रांसफर करना है तो जो फेरिंग्स है इट इज कॉमन पाथवे फॉर फूड एज वेल एज फॉर एयर, जो फूड को भी जाने दे रहा है एयर को भी जाने दे रहा है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी फेरिंग्स। तो जो फूड को कंडक्ट कर रहा है, जहां पे ओरल कैविटी एंटर कर रही है, दिस पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज सेड टू बी ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, ध्यान से देखें ओरोफेरिंग्स। और जो एयर को लेके आ रही है, जो नोज वाला पार्ट एंटर हो रहा है, दिस इज सेड टू बी नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, दिस नेजोफेरिंग्स कंडक्ट एयर फ्रॉम नोस्ट्रिल, नोज से एयर को कहां लेके आई बेटा, नेजोफेरिंग्स, एंड नेजोफेरिंग्स फाइनली ओपन इनटू ट्रैकिया। किसमें ओपन हो जाती है, ट्रैकिया, विच इज सेड टू बी विंड पाइप। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ध्यान से सुने कि जो ओरल कैविटी है वहां पे ये जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है विच इज सेड टू बी बोलस, द पीएच ऑफ सलाइवा इज न्यूट्रल। तो जो बोलस का पीएच है वो कितना होगा बेटा, बोलस क्या होता है, मेस्टिकेटेड फूड मिक्स विद सलाइवा, उस पीएच इज 6.8, स्लाइटली एसिडिक बट हम न्यूट्रल पीएच ही बोलते हैं इसको, 6.8। दिस बोलस कंडक्टेड टू ओरोफेरिंग्स, ओरल कैविटी कहाँ ओपन हो रही है, ओरोफेरिंग्स। अब यहाँ पे जो ओपनिंग दिख रही है ध्यान से देखें, दिस ओपनिंग इज सेड टू बी गलेट। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गलेट, और इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं बेटा, ग्लॉटिस, एंड इट इज कवर्ड विद a structure which is said to be epiglottis, this flap like structure here, this flap like structure जो इसकी ओपनिंग को क्लोज कर रहा है, आप देख रहे हैं ये flap like structure एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है, and this is said to be epiglottis, epiglottis। ध्यान से देखें, एक बार फिर से बताती हूँ, फेरिंग्स एक ट्यूब लाइक फनल शेप ऑर्गन है जो एयर को भी पास कर रहा है, फूड को भी पास कर रहा है बेटा। जो ओरल कैविटी फूड को पास करती है उस पार्ट को बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, जो नोज एयर को कंडक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स इज द पाथवे व्हिच कंडक्ट फूड एज वेल एज एयर। द ओपनिंग ऑफ ओरोफेरिंग्स इज सेड टू बी गलेट एंड द ओपनिंग ऑफ नेजोफेरिंग्स इज सेड टू बी ग्लॉटिस। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। यहाँ पे जो गलेट है वो क्या रहता है बेटा, ओपन रहता है, कॉन्टिन्यूली आप खाना खा रहे हो और फूड क्या होता जा रहा है, एंटर होता जा रहा है। लेकिन जब हम डीग्लूटेट करते हैं, स्वेलो करते हैं, खाने को निगलते हैं, तो उस केस में ग्लॉटिस को कौन कवर कर देता है, एपिग्लॉटिस, ताकि फूड यहाँ ना जा सके। ध्यान से सुने कि यदि आप कॉन्टिन्यूसली खाना खा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं तो कई बार ये ग्लॉटिस कवर नहीं हो पाता और अपना फूड ओरोफेरिंग्स में जाने की जगह पे कहाँ चला जाता है, नेजोफेरिंग्स में। फिर से एक बार रिकॉल कराती हूँ मैं कि बोलस एंटर इनटू ओरोफेरिंग्स वाया गलेट, दिस ओपनिंग इज सेड टू बी गलेट एंड देयर इज नो फ्लैप, कोई भी ढक्कन नहीं लगा हुआ इसके ऊपर। लेकिन जो नेजोफेरिंग्स है उसकी ओपनिंग को क्या बोला आपने, ग्लॉटिस, और उसका जो फ्लैप है जो उसको कवर कर रहा है दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी एपिग्लॉटिस। तो जब हम खाने को निगलते हैं तो वो फूड हमारे नेजोफेरिंग्स में ना चला जाए तो उसकी ओपनिंग को, ग्लॉटिस की ओपनिंग को कौन क्लोज कर देता है, यहाँ पे एपिग्लॉटिस। क्लियर। तो जब आप फूड स्वेलो कर रहे हो, खाना को खा रहे हो, तो आपको बोलना नहीं चाहिए, टॉकिंग नहीं करनी चाहिए, एक बैड फीडिंग हैबिट कहते हैं हम इसको, क्योंकि खाना इंस्टेड ऑफ दिस बोलस इंस्टेड ऑफ एंटर इनटू ओरोफेरिंग्स इट एंटर इनटू नेजोफेरिंग्स, हमारे कहाँ चला जाता है, नेजोफेरिंग्स में चला जाता है। समटाइम इट एंटर इनटू ट्रैकिया एंड समटाइम फेटाल लाइफ थ्रेटनिंग, डेथ भी हो सकती है उसकी यदि फूड कहाँ एंटर कर जाए, ट्रैकिया में, बिकॉज इट क्रॉस द पाथवे और हमारे लंग्स में एयर जानी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। नाउ दिस ओरोफेरिंग्स लीड टू इसोफेगस, it lead to esophagus and it lead to nasopharynx lead to first larynx and then trachea। तो ये तो थी अलग बात। अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं कि फूड हमारे बकल कैविटी, ओरल कैविटी से कहाँ एंटर कर चुका है, ओरोफेरिंक्स। तो नेक्स्ट कम ओवर फंक्शन ऑफ फेरिंक्स। तो फेरिंक्स सर्व एज इट इज कॉमन pathway for food as well as air, food और as well as air को कंडक्ट करता है। The opening of
glottis, sorry, the opening of oropharynx is known as gullet, whereas the opening of nasopharynx is known as glottis, and this glottis is covered with a muscular flap like structure, flap ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर known as epiglottis. We check the entry of food. We check the entry of food into nasopharynx during deglutition और swallowing. तो जब हम खाना निगलते हैं तो गलती से खाना हमारा नेसोफेरिंक्स में ना चला जाए, हमारी सांस की नली में ना चला जाए, ट्रैकिया में ना चला जाए, उसके लिए इस ग्लॉटिस की ओपनिंग को कौन क्लोज कर देता है? एपिग्लॉटिस. Now come over, another organ of digestive system is said to be esophagus, which is said to be food pipe. क्या काम होता है बेटा? जो हमने खाना इंजेस्ट किया है, now it convert into bolus and this bolus finally conducted to stomach and this is conducted via a tube like structure. एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? esophagus. तो this esophagus is approximate 25 centimeter long tubular structure which conduct the bolus. What is bolus here? Bolus is the masticated food mixed with saliva. जो हम खाना चबा चुके हैं और सलाइवा के साथ मिक्स हो चुका है, उस मेस्टिकेटेड फूड को हम क्या बोलते हैं? बोलस. तो कंडक्ट द बोलस इनटू स्टमक वाया रिथमिक मूवमेंट इनटू स्टमक वाया पेरिस्टालिसिस. क्या होती है पेरिस्टालिसिस? इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि क्या होती है. डेफिनेशन पूछा जाता है या कई बार डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आ जाता है इसके ऊपर. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, सीबीएसई बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज पेरिस्टालिसिस? तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पेरिस्टालिसिस. पेरिस्टालिसिस इज इनवॉलेंटरी rhythmic contraction and relaxation of the wall of alimentary canal to push the food in forward direction. आगे की आगे खाने को धकेलना एंड दिस रिदमिक मूवमेंट, रिदम का मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंड दैट मूवमेंट इज सेड टू बी पेरिस्टालिसिस. तो ध्यान से देखें कि कैसी पेरिस्टालिसिस होती है बेटा. तो हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे ये है सपोज ध्यान से देखें. तो ये है इसोफेगस और ये कैसे बोलस को लेके आएगा उसकी मूवमेंट को आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आ चुका इंजेस्टेड फूड फ्रॉम ओरोफेरिंक्स. ये कहाँ से आया है बेटा? ओरोफेरिंक्स से. ओरोफेरिंक्स में कहाँ से आया था? बकल कैविटी से. और बकल कैविटी में कहाँ से आया था बेटा? माउथ से.
तो जो हमने खाना इंजेस्ट किया मसल कैविटी में वो बोलस में कन्वर्ट हुआ एंड नाउ इट कम टू ओरोफेरिंक्स एंड दिस बोलस finally conducted to stomach. This bolus finally conducted to stomach. तो कैसी कैसी मूवमेंट होगी, तो this bolus enter into esophagus. तो अब थोड़ा सा देखिएगा किस तरह की मूवमेंट होती है, कुछ इस तरह की मूवमेंट होती है बेटा। यहाँ पे हमारा फूड एंटर कर चुका, बोलस कॉन्टिन्यूसली एंटर करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की वॉल क्या होगी, पहले रिलैक्स होगी, फूड एंटर हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो हियर द वॉल ऑफ इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक फूड कहाँ ना एंटर कर जाए, स्टमक में। तो इस तरह की मूवमेंट आप देखेंगे इसोफेगस में आपको दिखाई देगी। ये फूड कॉन्टिन्यूसली मूव करता जा रहा है एंड फाइनली इट एंटर इनटू फूड कहाँ आ चुका बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता हुआ। किसकी वॉल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है, एलिमेंट्री कैनाल की, और फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल करती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि फाइनली फूड किसके अंदर एंटर कर जाएगा, स्टमक के अंदर। तो ये जो रिदमिक मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इसके अंदर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इधर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन टेक प्लेस इन इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ताकि फूड आगे की आगे प्रोपेल होते जाए। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस। तो ये कैसी मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। और किस वजह से फूड जाती है कि जब एलिमेंट्री कैनाल की वॉल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, तो फूड कहाँ प्रोपेल होता जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट इज सेड टू बी पेरिस्टालिसिस। एंड अदरवाइज देयर इज नो रोल ऑफ इसोफेगस इन डाइजेशन बिकॉज इसोफेगस लैक डाइजेस्टिव जूस। इसोफेगस लैक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो मेजर फंक्शन ऑफ इसोफेगस जस्ट टू कंडक्ट द फूड फ्रॉम ओरोफेरिंक्स टू स्टमक। फूड को कहाँ लेके जाना है बेटा, ओरोफेरिंक्स से स्टमक में। तो हियर राइट डाउन ओरोफेरिंक्स टू स्टमक। फूड को कौन कंडक्ट करता है बेटा, इसोफेगस। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इसोफेगस। और किस मूवमेंट के थ्रू फूड को कंडक्ट कर रहा है, दैट मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज सेड टू बी पेरिस्टालिसिस। तो व्हाट इज पेरिस्टालिसिस, व्हाट इज पेरिस्टालिटिक वेव, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिस्टालिटिक वेव हियर व्हिच कंडक्ट द फूड फ्रॉम ओरोफेरिंक्स टू स्टमक। नाउ कम ओवर स्टमक। कि फूड जो है बोलस वो फाइनली इसोफेगस से कहाँ आ चुका है बेटा, इसोफेगस से होता हुआ बोलस कम एंटर इनटू स्टमक। नाउ दिस बोलस whose pH is 6.8 ड्यू टू सलाइवा, क्योंकि सलाइवा का pH क्या होता है बेटा, 6.8 होता है। ये फूड कहाँ एंटर कर चुका है, स्टमक में। तो दिस डोम शेप ऑर्गन जहां पे मैक्सिमम फूड टाइम स्पेंड करता है, एंड दिस इज सेड टू बी स्टमक। स्टमक कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, कार्डिक पार्ट, फंडिक पार्ट एंड पाइलोनिक पार्ट। स्टमक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। यहाँ पे मैं सिंपली आपको स्टमक फिगर किसका रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्टमक का। स्टमक आपको पता ही है एक ऐसा ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल में जहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो फूड इंजेस्ट किया है, हमने फूड इंजेस्ट किया है, वो मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करता है, स्टमक के अंदर। तो अब जो ये इसोफेगस है जो ओरोफेरिंक्स से फूड को कहाँ पे ले आया बेटा, स्टमक। तो यहाँ पे कुछ स्फिंक्टर लगे हुए हैं, स्फिंक्टर का मतलब कुछ वॉल्व लगे हुए हैं जो क्लोज हो जाते हैं या ओपन होते हैं। तो जैसे ये फूड आया तो ये वॉल्व, ये स्फिंक्टर क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। एंड दिस इज सेड टू बी, ये इसोफेगस है, द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी इसोफेगस।
and this part of stomach is said to be cardiac part. That's why this sphincter is said to be cardio-esophageal sphincter. दो स्फिंक्टर लगे हैं बेटा, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी कि यहाँ पे आप स्टमक के अंदर देख रहे हैं कि दो स्फिंक्टर लगे हुए हैं. स्फिंक्टर इज वॉल विच चेक बैक फ्लो, क्योंकि जब खाना इसमें चर्निंग होगी और यदि ये स्फिंक्टर खुल जाता है तो फूड वापस से कहाँ आ जाएगा, हमारे मुंह से बाहर, जिसको हम वॉमिटिंग और रिगरगाइटेशन कहते हैं. अगेन दिस स्फिंक्टर इज सेड टू बी पाइलोरिक स्फिंक्टर. तो नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड फंक्शन ऑफ स्टमक. क्या काम करता है स्टमक और क्या इसका मेजर रोल है डाइजेशन में. तो स्टमक इज डोम शेप्ड ऑर्गन hold the ingested food. Here ingested food is said to be bolus for maximum time. Stomach consists of three parts: cardiac part, fundic part, pyloric part. Esophagus open into stomach and its opening is guarded by cardio-esophageal sphincter. Cardio-esophageal sphincter. And this sphincter, what is the function of cardio-esophageal sphincter here? This check regurgitation of food. Regurgitation, which is commonly said to be vomiting. यदि ये स्फिंक्टर खुला हुआ रह जाए तो जो खाना स्टमक में आया है, जब स्टमक चर्न करेगा फूड को, तो वापस से ये फूड हमारे माउथ से बाहर निकल जाएगा. तो ये स्फिंक्टर जैसे ही बोलस की एंट्री हुई, ये स्फिंक्टर क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ताकि फूड रिगरगाइटेड होके बाहर ना निकले. चेक रिगरगाइटेशन और वॉमिटिंग. तो इट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ फूड कह सकते हैं हम. नाउ दिस स्टमक inner lining is very rough, known as rugae. जो स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग होती है, लाइनिंग के मतलब बेटा कवरिंग, जो अंदर की लेयर होती है स्टमक की, यदि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मस्कुलर ऑर्गन है, ये मसल्स हैं, तो ये बहुत ही रफ लाइनिंग होती है इस तरह की. एंड दैट लाइनिंग इज सेड टू बी rugae. जितना सरफेस रफ होगा उतनी फूड की फर्दर क्या होगी, चर्निंग. यदि आपने खाने को प्रॉपर मेस्टिकेट नहीं किया, टिप ने प्रॉपर मेस्टिकेट नहीं किया, तो वो मेस्टिकेशन का काम कौन करती है, स्टमक. मतलब स्टमक के ऊपर बर्डन आ जाती है. तो स्टमक इनर लाइनिंग इज वेरी रफ, नोन एज rugae, विच हेल्प इन फर्दर चर्निंग ऑफ bolus. And now this stomach finally open into small intestine. And its opening is guarded by another sphincter known as pyloric sphincter. तो दो स्फिंक्टर लगे हुए हैं, एक कार्डिक स्फिंक्टर और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर. और दोनों का मेन काम क्या है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना. क्योंकि स्टमक हमारा कॉन्टिन्यूस 4 से 5 घंटे के लिए जो हमने फूड इंजेस्ट किया वो कहाँ रहता है बेटा, स्टमक में. स्टमक कॉन्टिन्यूसली फूड को चर्न करता रहता है और डाइजेशन भी करता है. बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, स्फिंक्टर. अनदर फंक्शन ऑफ स्टमक. तो नेक्स्ट कम ओवर. स्टमक कंसिस्ट ऑफ digestive gland
digestive glands known as गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि स्टमक में है इसीलिए इस ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एंड दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज, व्हाट इज द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड हियर, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज gastric glands release तीन सिक्रीशन रिलीज करता है बेटा, तीनों के एक एक फंक्शन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इट रिलीज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड इज रिलीज म्यूकस एंड सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम। और कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, जैसे सलाइवा ने क्या रिलीज किया था, सेलिब्री अमाइलेज, उसी तरह से स्टमक रिलीज करता है दो डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन एंड रेनिन। दिस रेनिन एक्टिव ओनली इन इन्फेंट, छोटे बच्चों में एक्टिव रहता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, एंड ऑल थ्री कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर, ये तीनों मिलके क्या कहलाते हैं, डाइजेस्टिव जूस और गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड ये तीन चीज। तो HCl का मेन काम क्या है, इट प्रोवाइड एसिडिक pH to the activity for the activity of digestive enzyme. How it is responsible for activity of digestive enzyme, क्योंकि यहाँ पे देखें आप कि हमारे स्टमक में इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, लाइक पेप्सिनोजन। जन जहां पे भी आ गया बेटा, जन का मतलब इनएक्टिव फॉर्म, मतलब स्टमक के अंदर या किसी भी ग्लैंड्स के अंदर जनरली एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे उनकी रोल की रिक्वायरमेंट होती है, फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, इट कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl the pH is 1.5 to 2, highly acidic pH, and this pepsinogen is converted into pepsin, protein digesting enzyme है। and again prorenin, again inactive form, it is transformed into renin. Both are potent or active form in the presence of HCl. pH is highly acidic, that is 1.5 to 2 pH। आपको पता होगा 7 is neutral pH, उससे जितना लो जाते हैं हम 0 की तरफ 1 की तरफ एसिडिक होता जाता है, और जितना हम 14 की तरफ मूव करते हैं इंक्लाइन pH। तो यहाँ पे HCl का pH क्या है बेटा, हाईली एसिडिक, और पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में, प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो गया, रेनिन में। नाउ अब आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा एसिडिक pH है, तो यदि स्टमक में ये रिलीज हो जाए तो स्टमक की वॉल क्या होनी शुरू हो जाएगी, डैमेज होनी शुरू हो जाएगा, इट लीड टू अल्सर। जैसे आपने मुंह में देखे होंगे छाले हो जाते हैं, कुछ उसी तरह के अल्सर वर्ड हम यूज करते हैं छालों के लिए, कहाँ हो जाएंगे बेटा, स्टमक की वॉल में। तो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्शन कौन देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, राइट द फंक्शन ऑफ HCl, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन। डायरेक्ट 3 मार्क का क्वेश्चन बेटा, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है ये आपके CBSE बोर्ड में। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ स्टमक from the corrosive action of corrosive का मतलब डिग्रेडिंग एक्शन, corrosive action of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपने देखा HCl का सबसे पहला फंक्शन तो क्या है बेटा, कि एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, एंड सेकेंड ये क्या काम करते हैं कि फूड की फर्दर, आप देख रहे हैं कि जो फूड है फर्दर उसकी चर्निंग, मतलब उसको फर्दर सॉफ्ट करने में, मतलब बोलस को और भी ज्यादा सॉफ्ट करने में किसका रोल है, HCl का। सेकेंड, यदि एम्प्टी स्टमक में HCl रिलीज हो जाए तो स्टमक की इनर वॉल क्या हो जाएगी, कोरोड हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो उससे प्रोटेक्शन कौन देता है, म्यूकस। तो म्यूकस इज स्लिपरी और म्यूसिलाजिनस सब्सटेंस विच इज रिलीज्ड बाय गॉबलेट सेल हेयर, और इसका मेन काम क्या है कि HCl के एक्शन से स्टमक को क्या देना, प्रोटेक्शन देना। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम, दिस पेप्सिन एंड रेनिन बोथ आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, help in
डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैसे करता है ये हम नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे। एंड रेनिन इज एक्टिव ओनली इन calf stomach और इन इन्फेंट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं जो पूरी तरह से मिल्क डाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूध पीते बच्चे, उनके स्टमक में रेनिन एक्टिव होता है। यदि हम अपने एडल्ट की बात करें तो उनमें रेनिन एक्टिव नहीं होता। तो जो मिल्क को 100% डाइजेस्ट करने की टेंडेंसी है वो सिर्फ इन्फेंट में होती है। यदि हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो हम दूध पी रहे हैं, दूध की कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती, क्योंकि रेनिन इज एक्टिव ओनली इन इन्फेंट, नॉट इन एडल्ट। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टमक। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक हियर? फर्स्ट, इट एक्ट एज अ रिजर्वोयर ऑफ इंजेस्टेड फूड, मैक्सिमली टाइम ऑफ फूड को स्टोर करता है। दूसरा, ये क्या रिलीज करता है? HCl। HCl का मेन काम क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना। दूसरा, फूड को फर्दर सॉफ्ट करना। और सेकेंड, म्यूकस स्टमक की वॉल को प्रोटेक्शन देती है। किसके? कोरोसिव एक्शन से, HCl। क्योंकि यदि किसी के स्टमक में म्यूकस रिलीज होना बंद हो जाए तो उसकी स्टमक की वॉल पूरी तरह से क्या हो जाएगी? कोरोड। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो विच सबस्ट्रेट मैक्सिमली डाइजेस्टेड इन स्टमक, आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? प्रोटीन। क्योंकि मेजर प्रोटीन डाइजेशन कहाँ चलती है? आपके स्टमक में। और स्टार्च की डाइजेशन कहाँ बिगेन हो चुकी थी? ओरल कैविटी में, बकल कैविटी में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेलिब्री एमाइलेज। नाउ जो अब बोलस था, बोलस कहाँ से एंटर हुआ था बेटा? हमारे स्टमक में। अब फूड की पार्शियल डाइजेशन हो चुकी है, मतलब स्टमक का मेन काम क्या है? पार्शियल डाइजेशन कर देना। लगभग 50% हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है। एंड दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड when mixed with HCl it convert into chyme। तो now in stomach bolus उस pH is 6.8 पढ़ा था आपने, एक बार इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। इन स्टमक इट ट्रांसफॉर्म इनटू काइन। उस pH is very low, that is 2.5 to 3.5। बोलस में सिर्फ किसकी डाइजेशन हुई थी बेटा? 30% स्टार्च डाइजेस्टेड। Here, whereas in chyme 50 to 70% protein digestion take place। 70 नहीं कह सकते, 30 to 50% प्रोटीन, क्योंकि मेजर duodenum में डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्टेड प्रोटीन डाइजेस्ट हेयर। तो काइन कहाँ प्रोड्यूस होता है? स्टमक में। बोलस कहाँ प्रोड्यूस हुआ था? आपके बकल कैविटी में। याद रखना, B स्टैंड फॉर बकल कैविटी एंड B स्टैंड फॉर बोलस। और स्टमक में फूड जो पार्शियली डाइजेस्टेड हो चुका है, तो दिस काइन इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक। कैसे डिफाइन करेंगे आप? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एंड अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन लाइक लिवर एंड पैनक्रियास। थैंक यू।